नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि लव जिहाद के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर के राज्य सरकारें गंभीरता से इस मामले को ले रही हैं और कई राज्यों की सरकारों ने कानून बनाने पर काम शुरू भी कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार जल्द ही लव जिहाद को लेकर के कड़ा कानून लाने की कोशिश में है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में जानकारी दी है कि कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने ये बताया है कि परिवार को धर्मांतरण की शिकायत करना जरूरी होगा, तभी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में। शैलेंद्र बरासर इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस कानून को लेकर के? किस तरीके से इस कानून में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं? कितना सख्त ये कानून बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, इधर बताना चाहूंगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन कानून को लेकर एक विधेयक पास किया जा रहा है और विधेयक में विधानसभा में 2020 में यह विधेयक रखा जाएगा और इस विधेयक में लव जिहाद जैसे मामलों पर जिस तरह से विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन सामने आया था, तो इन तमाम बातों को अगर हम विधेयक में साफ तौर पर उन संगठनों की मांग को लेकर और तमाम प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर ऐसे मामलों को लेकर यह विधेयक लिया जा रहा है। उस विधेयक में सख्ती से यह विधेयक होगा, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में यह विधेयक होगा और उसमें गैर जमानती इसमें संज्ञेय अपराध होगा। साथ ही साथ 5 साल का इसमें कारावास और कठोर नियम के साथ विधेयक पास होगा। लेकिन इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरीके से जब ऐसे कानून बनते हैं उनका दुरुपयोग भी होता है और उसको अगर इस कानून का दुरुपयोग होता है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है ताकि पूरी तरीके से जो आरोपी है, वास्तव में जो अपराधी है, उसी को सजा मिले? देखिए, कई मामले फ्रॉड, जालसाजी के भी आते थे और सहयोग के भी आते थे। कई बार ऐसी युवतियों के लिए, लड़कियों के लिए बहला फुसला के, नाबालिग लड़कियों के लिए बहला फुसला के भगा लिया जाता था और जिसके शादी के बाद उन लड़कियों को पता चलता था कि धर्म परिवर्तन का ऐसा मामला है। कई ऐसे मामले आते थे, लेकिन इस विधेयक के दुरुपयोग की हम बात करें तो विधेयक पास होने के लिए जिस तरह से तमाम अभी विधानसभा में यह विधेयक लाया जाएगा और कानून की सख्ती के बाद इस विधेयक में जो बारीकियां होंगी उस पर नजर इसलिए भी लगाई जाएगी क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर कई ऐसे अराजक तत्व होते हैं कि कानून से खिलवाड़ करते नजर आते हैं, झूठे आरोप भी नजर आ जाते हैं और कई ऐसे मामलों पर भी। तो इन तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो झूठे अपराध, उनके लिए बाकायदा आईजी स्तर, एसपी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी है कि अब लव जिहाद का जो मामला है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसके लिए एक कानून बनाया जाएगा।
लव जिहाद पर अलग अलग राज्यों की सरकारों ने बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार का इस पर रिएक्शन सामने आया था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लव जिहाद के मामलों को मद्देनजर रखते हुए एक सख्त कानून बनाया जाएगा। उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी अहम कदम उठाया और अब उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये अहम कदम उठाया है और एक ऐसा कानून, ऐसा सख्त प्रावधान उसमें है कि अगर कोई बहरूपिया बनकर किसी भी लड़की का धर्म परिवर्तन करवाता है, जबरन शादी के लिए धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तो उसमें मुख्य आरोपी को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। शैलेंद्र पराशर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से इसमें कहा गया है कि जो मुख्य आरोपी है उसको तो 5 साल की सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो उसके साथ उसका सहयोग करेंगे या फिर धर्म परिवर्तन करवाने का जो कार्यक्रम होता है उसमें जो हिस्सा लेंगे उनको भी सख्त सजा मिलेगी। देखिए जन, बिल्कुल बारीकियों की बात करें वो धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले में सहयोग करने वाले ऐसे दोस्त यार, रसूखदार या नेता सत्ता पक्ष को कोई भी ऐसा होता है तो सबसे पहले मुख्य आरोपी उसी को बनाया जाएगा। और विधेयक में साफ तौर पे कानून लाया जा रहा है जिसमें मुख्य आरोपी सहयोग करता ही नजर आएंगे। इस साफ है विधेयक में कहीं न कहीं संगठनों की मांग को लेकर यह विधेयक मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है और गृह मंत्री द्वारा इस पर बारीकियों पर भी गौर करते हुए तमाम प्रतिक्रिया संगठनों के साथ साथ पुलिस तमाम व्यवस्थाओं की भी ली जा रही है। तो विधेयक के लिए विधानसभा पास होने के बाद विपक्ष की भी क्या कुछ प्रतिक्रिया और क्या कुछ सहयोग होगा वह तो आने वाला समय ही बताएगा। शैलेंद्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस तरीके के मामले बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में सामने आते रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है लव जिहाद को लेकर? देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ जागरूक लोग शहर में ज्यादातर जागरूकीकरण देखा जाता है। वहीं अगर ग्रामीण स्तर पर हम बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर बुंदेलखंड अंचल के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों में जागरूकता की कमी है और इस कमी के चलते लोगों में कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसे मामले भी सामने आते हैं और गाँव में चूंकि शिक्षा का अभाव रहता है तो तमाम चीजों में ऐसी नाबालिग लड़कियां और कम उम्र की कॉलेज, कम उम्र दराज लोग जिस तरह से यहाँ काम करते हैं तो तमाम पहलुओं को अगर नजर डालें तो यहाँ पर साफ है कि ग्रामीण अंचल पर ज्यादा असर देखने में आता है, वहीं शहरों में इस तरह की वारदात में कम इजाफा देखते हुए नजर आता है। नरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से पहले की ही जैसी स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है। गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल के साथ हाल ही में बैठक की है, जिसके बाद दिल्ली के सीएम भी अब सख्त नजर आ रही हैं और इस वजह से दिल्ली सरकार ने शादियों में दी गई छूट को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि शादी समारोह में 200 लोगों तक शामिल होने की इजाजत दी गई थी क्योंकि कोरोना के केस कम सामने आ रहे थे, लेकिन अब स्थिति एक बार फिर से गंभीर हो गई है। ऐसे में अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए यह कहा है कि जरूरत पड़ने पर बाजारों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेज दिया है क्योंकि बिना केंद्र सरकार की अनुमति के कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है और सबसे बड़ी मदद है कि जो 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से
सीएम ने इस पूरे मामले को लेकर के चिंता जाहिर की है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, बाजारों में भीड़, हालांकि त्योहार थे, त्योहार की वजह से ज़्यादा भीड़ होती ही है बाजारों में, लेकिन अब उन्होंने अपील की है कि एक बार अगर स्थिति सुधर जाती है तो ठीक है, नहीं तो लॉकडाउन लगाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। देखिए बिल्कुल ज्यादा जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो कहीं ना कहीं दिवाली के मद्देनजर रखते हुए कह सकते हैं बाजारों को जो खोला गया था और उसके अंदर तमाम जो लोग यानी कि कह सकते हैं बाजारों के अंदर शॉपिंग करने के लिए उतरे थे, दिवाली की खरीदारी खरीदने के लिए उतरे थे, वहीं कहीं बात करें तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन नहीं किया, यहाँ तक कि मास्क तक नहीं लगाया गया, यहाँ तक कि जो दिल्ली सरकार के अधिकारी थे उन्होंने भी इस तरफ गौर नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंट की गिनती बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी कर गया दिल्ली सरकार के लिए। अब दिल्ली सरकार ने यानी दिवाली के खत्म होते ही दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से जो अपील की है कि जो बाजार हैं दिल्ली के, यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, उन बाजारों को अब यानी कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जिस तरीके से परिस्थिति दिल्ली सरकार के सामने है, क्योंकि तीसरा चरण चल रहा है दिल्ली के अंदर और कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंटों की गिनती भी बढ़ती चली जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार ने जब जिस तरीके से केंद्र सरकार से अपील की थी, हमने कुछ दिन 1-2 दिन में भी देखा था कि दिल्ली केंद्र सरकार ने 750 बेड देने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को परमिशन दे दी गई है, 750 बेड दिए जाएंगे, वेंटिलेटर दिए जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं एक चीज तो जरूर है, दिल्ली सरकार ने कुछ लापरवाही जरूर की थी, जिसके मद्देनजर बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया गया, मास्क तक नहीं लगाए गए, तो कहीं ना कहीं जुर्माना कुछ वसूला जरूर गया था, मगर कह सकते हैं एसडीएम के द्वारा या फिर सिविल डिफेंस के द्वारा, मगर तमाम कोशिशें जरूर थी, वो दिल्ली सरकार की नाकामियां थी। इसीलिए केंद्र सरकार को अब आना पड़ा है और केंद्र सरकार से अब जब अपील की गई है कि जो बाजार है जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है वहां पर लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन सकती है, तो उनको लॉकडाउन किया जा सकता है। मगर केंद्र सरकार की अभी परमिशन नहीं मिली है, मगर केंद्र सरकार शायद 1-2 दिन के अंदर दिल्ली सरकार को परमिशन दे सकती है। मगर देखना होगा कि दिल्ली सरकार इसको कितने बड़े रूप में ले सकती है। ऐसे कौन कौन से इलाके हैं, ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादा संख्या में भीड़ जो है वो बाजारों में निकल रही है, जिनको जो दिल्ली सरकार की नजरों में है, जहां पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है अगर परमिशन मिल जाती है तो? देखिए बात करें जिस तरीके से बाजारों की, तो बाजारों के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कतें बाजारों के ही अंदर आई थी। बात करें सदर बाजार की, जो मार्केट सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कई बार खबर चलाने के बावजूद भी कोई असर नहीं दिख पाया था। यहाँ तक कि जो अधिकारी थे वो निदारत थे, कहीं ना कहीं मीडिया जब उतरती थी तो थोड़े बहुत आ जाते थे और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की जाती थी। जैसे ही मीडिया जाती थी उसी बाजारों के अंदर कहीं ना कहीं उल्लंघन भी देखने को मिला। मगर बात करें जिस तरीके से अब बाजारों की, तो सदर बाजार है जो सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है, चांदनी चौक जो सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है, गांधीनगर है मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है, लाजपत नगर की मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है, करोल बाग की जो मार्केट है यानी कि सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। ऐसी कई मार्केटें हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की जा रही है, मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार ऐसे तमाम जितने भी बाजार हैं, जो बड़े बाजार है या बड़े मार्केटें हैं, उनको कह सकते हैं के अंदर लॉकडाउन लगा सकती है। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की परमिशन के मिलने के बाद ही ये कदम उठाया जा सकता है। अभी केंद्र सरकार की परमिशन नहीं मिल पाई है दिल्ली सरकार को, मगर देखना होगा कि केंद्र सरकार इस तरीके की परमिशन देती है तो दिल्ली की स्थिति कहीं ना कहीं कंट्रोल में हो सकती है। जी बिल्कुल राजीव तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन दिल्ली से सबक लेना होगा, क्योंकि दिल्ली में पहले एक बार बहुत ज्यादा संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, फिर जब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया तो बहुत कम मामले जो है वो सामने आने लगे थे और उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने भी छूट लोगों को दी और दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, जिसका अब खामियाजा दिल्ली वालों को एक बार फिर से भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली में फिर से लॉकडाउन जो है वो लगाने के आसार दिख रहे हैं और दिल्ली सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव भी जो है वो केंद्र सरकार को भेज दिया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। छोरे तीसरा लिखड़ा पहला साल आड़ी की तक गोज मताऊ दुगना कर दिया माल और किताऊ भिंडी प्याज टमाटर बैंगन ई बो है भरपाई मान बढ़ा किसान का और खूब बड़ी कमाई। मारा पानी मारी विरासत यो बचाना जारी से आखिर आले खेत पहुंचाया और आगे की तैयारी से हाड़ी तक ट्रेनिंग देके करा उसका जो मार्गदर्शन। एमएसपी पे फसल खरीद के दूर करी या टेंशन। और बता सम्मान निधि तक छोटे किसान की मुश्किल कर दी हल। प्याज जुर्माने माफ कर दिए दिया किसान ते बल। अम्बे 1 साल में 5 साल की तैयारी कर दी भाई। हरियाणा का बढ़िया हाल भाई चोखा लिगड़ा पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने सत्ता की बागडोर संभाल ली है। एनडीए सरकार के गठन के साथ ही कल 14 मंत्रियों ने शपथ ली है और आज उनके विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह विभाग को रखा है, जबकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त मंत्री बनाया गया है और साथ ही वित्त मंत्रालय के अलावा भी उन्हें और भी कई विभाग सौंपे गए हैं। अगर बात डिप्टी सीएम रेणु देवी की जाए तो उनको पंचायती राज, पिछड़ी जाति का उत्थान और ईबीसी कल्याण के साथ ही उद्योग मंत्रालय भी मिला है और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी को पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय मिला है। वहीं जितन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को लघु सिंचाई के साथ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का जिम्मा दिया गया है। नीतीश कुमार सीएम बने हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें अमित शाह भी शामिल हुए थे। जेपी नड्डा बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा और अमित शाह शामिल हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से सबसे ज़्यादा मंत्री अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, क्योंकि जो जीते हुए विधायक हैं उनकी संख्या भी भारतीय जनता पार्टी की ही ज़्यादा है और इसी वजह से जो अहम पद हैं, अहम मंत्रालय हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बीजेपी के पास ही रहेगी। और मिथिलेश मिश्रा हमारे ब्यूरो हेड बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हो गया है और गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार ने खुद अपने पास ही रखा है, इसके अलावा कौन कौन से अहम विभागों का बंटवारा किया गया है और कौन कौन से नेताओं को कौन से अहम विभाग मिले? देखिए, बिहार सरकार ने अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। खास करके जो भी पूर्व में इनके नीतीश कुमार अपने जो भी रखे थे, जितने भी मंत्रालय था वो सारा कुछ है, जैसे सामान्य गृह, निगरानी, निर्वाचन, ये सारे अपने नीतीश कुमार ने अपने हाथों में रखा है जी। लेकिन उसकी जो 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं उनकी भी जो खास करके मंत्रालय की जो बंटवारा हुआ है उसमें भी अभी सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो तारकिशोर प्रसाद है, जो सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, जो विभाग उनके साथ में भी मिला था, ये सारे के सारे तारकिशोर प्रसाद के हाथों में भी चला गया है। चाहे मामला भी विभाग की से जुड़ा हो, चाहे आप तमाम वाणिज्य कर का मामला हो, सारे उनके हाथों में, जो सुशील कुमार मोदी उनके पास में मौजूद था जी।
इसके अलावा रेणु देवी को सामाजिक कल्याण दिया गया है और जो भी शख्सियत हैं, खास करके आपके ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य विभाग विजय चौधरी के हाथों में चला गया है और खास विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा मध्य निषेध और निबंधन विभाग उनको मिला है। रामसूरत राय को राजस्व विभाग दी गई है, तो वही जीवेश मिश्रा को पर्यटन एवं श्रम विभाग आंका गया है। प्रीत पासवान को पीएचडी विभाग दे दी गई है, वही मुकेश सहनी को पशुपालन विभाग दे दिया गया। अशोक चौधरी को भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण विज्ञान, प्रौद्योगिकी विज्ञान और मेवालाल चौधरी को शिक्षा मिला है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे अहम बातें हैं कि मेवालाल चौधरी के ऊपर में भी एक आरोप घटित है और खास करके उनके ऊपर में फर्जरी का आरोप है, भागलपुर में सबौर थाने में दर्ज है और उनकी पत्नी की हत्या का भी मामला उनके ऊपर में चल रहा है और 420 के भी मामला चल रहा है। तो इनके शिक्षा के ही मामलों पर उनको दे दी गई है, उनकी विभाग जो दी गई है। इसके अलावा मंगल पांडे जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा करते थे, अब की बार भी उनको स्वास्थ्य मंत्रालय ही सौंपी गई है और उसके साथ साथ में उनको पथ विभाग भी दे दी गई है। शीला कुमारी परिवहन में उनको दी गई है। संतोष कुमार सुमन जो उनके पुत्र बताए जाते हैं जीतन राम मांझी के, उनको दिया गया लघु जल संसाधन दिया गया और इसी में मुकेश सहनी जो वीआईपी से आते हैं वे सौंपा गया है। पशु एवं मत्स्य विभाग उनको सौंप दी गई है। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि हम पार्टी के एक और वीआईपी से एक जो सीट दी गई है उन दोनों को मंत्रालय में शामिल कर दी गई है और पशु एवं मत्स्य विभाग दी गई है। वही रामसूरत कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार और विधि उनको दी गई है, क्योंकि उनको कानून की जानकारी उनके पास में मौजूद है, तमाम उनको ये बात पता है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार किस तरीके से अपने पूर्व में जो संचालन किया करते थे, मंत्रालय जो देखा करते थे, आज भी उन्हीं तमाम मंत्रालय भी अपने हाथों में रखा है। चाहे अभी जितनी भी वितरण की गई है, मंत्रालय को बांटी गई है, जो अभी तक नहीं दी गई है वो सारा भी उन्हीं के पास में मौजूद रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे अच्छी बिल्कुल यहाँ पर फिलहाल ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जो सियासी लोग होते हैं, जो सियासी गलियारों में जो चर्चाएं होती हैं, उनमें क्या कुछ चर्चाएं हैं फिलहाल? क्या ये कैबिनेट एक संतुलित कैबिनेट है या फिर इसमें ऊंच नीच दिखाई दे रही है? देखिए, जिस तरीके से अभी उप मुख्यमंत्री के बनाए गए हैं, खास करके तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का, इसमें अभी जो अटकलें सामने में आ रहा है कि रेणु देवी को भले ही उप मुख्यमंत्री पद दे दी गई है, लेकिन जो अनुभव है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, जदयू के मंत्री रह चुकी हैं, तो लेकिन उनकी अनुभव को ये सीधे तौर पे पूरी तरीके से उनको नहीं ले ली गई है। अब यहाँ देखा जाए कि तारकिशोर प्रसाद को सुशील कुमार मोदी के जितने भी पद हुआ करते थे उनको सौंप दी गई है। तो फिर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को जो बनाया गया है उसमें तमाम जो मंत्रालय है, जैसे जितने भी, चाहे अशोक चौधरी को मिला हो, चाहे मेवालाल को मिला है, उसी तरीके से सामाजिक उनको भी मिला है। तो कोई खास इनकी अंतर नहीं दिखा जा रहा, जिसके लेकर के एक छोटी सी अनबन भी इसमें दिखाई दे रहा है कि हमें अच्छे मंत्रालय भी नहीं दी गई है, लेकिन हमें सबसे उच्च पद भी दी गई है और खास करके ये कहा गया कि रेणु देवी उप मुख्यमंत्री के रूप में है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितनी भी मंत्रालय को आवंटित की गई है, तमाम मंत्रालय को सबसे ज्यादा अगर हॉबी देखा जाए तो बीजेपी को ही देखा गया है। जदयू को इसके पीछे वजह क्या मानी जा रही है मिथिलेश? क्योंकि ये एक अहम सवाल यहाँ पर है, क्योंकि जो डिप्टी सीएम होते थे पहले सुशील मोदी, उनके पास जो पद थे वो तारकिशोर को दे दिए गए, लेकिन रेणु देवी को क्यों कोई अहम पद नहीं दिया गया? देखिए, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो अनुभव की सवाल घेरे में जरूर लेगा, कारण कि रेणु देवी एक अच्छी नेता मानी जाती हैं और अनुभवी नेता मानी जाती हैं। उसके बावजूद भी और सबसे अहम बात यह है कि अभी बिहार के सबसे पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने का भी गौरवान्वित महसूस किए हैं, लेकिन इनकी अनुभव के फायदे शायद हो सकता है कि आगे चल करके ले लिए जाए। लेकिन अभी जिस तरीके का तारकिशोर प्रसाद को तमाम जो सुशील कुमार मोदी जो देखा करते थे मंत्रालय, वही मंत्रालय उनको दी गई है। तो जबकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुशील कुमार मोदी के हाथों में जो भी मंत्रालय, उस मंत्रालय को 2 विभागों में बांट दी जाएगी, जिसमें एक विभाग। बिल्कुल मिथिलेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से बिहार में एक बार फिर से कमान जो है वो संभाल ली है सीएम नीतीश कुमार ने, और अपने मंत्रियों में भी अब विभागों का जो है वो बंटवारा कर दिया गया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज।
सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब में किसानों का आंदोलन जो है वो जारी है और इस आंदोलन के चलते बीजेपी और अकाली दल का 24 साल पुराना गठबंधन भी टूट चुका है, लेकिन अब पार्टी का विरोध बड़े स्तर पर पंजाब में किया जा रहा है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने दम पर पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने यह कहा है कि उनकी पार्टी ने 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। और चुग ने यह भी कहा है कि पंजाब में संगठन की मजबूती पर काम किया जा रहा है और साथ ही इस बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 नवंबर को पार्टी के 10 जिला कार्यालयों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे। 19 तरीक को पंजाब के 10 जिलों के अंदर वर्चुअली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी कार्यालयों के उद्घाटन कर रहे। अश्विनी शर्मा जी की अध्यक्षता के अंदर पार्टी चौमुखी विकास पंजाब च कर रही और यह जो कार्यक्रम ने इन्हों की लड़ी लगातार जारी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जनरल सैकटरी दुष्यंत गौतम जी को पंजाब च लगाया गया ताकि पंजाब के अंदर पार्टी को होर मजबूत किया जा सके। और श्री नरेंद्र मोदी जी की जी 160 योजनावां ने जनता वास्ते, गरीबों वास्ते, वंचितों वास्ते, किसानों वास्ते, वो स्कीमां एक छोटे व्यापारी को इंश्योरेंस का लाभ, एक किसान को इंश्योरेंस का लाभ और एक खेत की चिंता एक गरीब दे। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। विनीत, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, बीजेपी का विरोध किया जा रहा है और इस बीच बीजेपी की यह खास तैयारी कि इस बार विधानसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव।
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो जिस तरह से पंजाब के अंदर जो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का साथ है वो पूरी तरह से छूट चुका है, क्योंकि केंद्रीय जो खेतीबाड़ी कानून है उसके विरोध में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से पूरी तरह से नाता तोड़ चुकी थी और 22 साल पुराना ये रिश्ता जो है ये टूटता हुआ नजर आया। पहले हरसिमरत कौर बादल ने कहीं ना कहीं केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना जो कह सकते हैं कि रुख जब स्पष्ट किया तो उसके बाद शिरोमणि अकाली दल एनडीए से भी अलग होता हुआ नजर आया। और अब 117 सीटों की बात करें तो अब बीजेपी के नेता लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि पंजाब में विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में होने वाले हैं उन चुनाव में बीजेपी जो है वो अपने दम पर 117 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो युद्ध स्तर पर जारी हैं। लगातार बीजेपी अपने मंडल बनाने का काम कर रही है, कार्यकर्ताओं को लेकर कहीं ना कहीं और ज़्यादा सक्रियता के साथ काम शुरू हो चुका है। ग्राउंड लेवल पर बीजेपी की जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है और जिन सीटों पर शिरोमणि अकाली दल चुनाव लड़ती थी वहां पर भी बीजेपी का काडर जो है उसको स्थापित करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी के पास पंजाब के अंदर 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार हैं? कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, यह भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दावा जरूर यहां पर किया जा रहा है, लेकिन 2022 में स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर इन दांवों पर बीजेपी कितनी खरी पंजाब के अंदर उतरती हुई नजर आती है। जी विनीत, चेहरा चाहे जो भी हो, फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि किसान खासे नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, अगर खुद बड़े चेहरे भी यहां पर आकर के चुनाव लड़ेंगे तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए, अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पर पुरजोर तरीके से किसान जो हैं वो बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं के घरों तक का घेराव किया जा रहा है। बीजेपी नेता जब सड़कों पर निकलते हैं तो उनको काली झंडियां दिखाई जाती हैं। तो इस लेवल पर विरोध जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर इस विरोध के बीच में बीजेपी पंजाब के अंदर चुनाव लड़ती है तो लगता नहीं कि उनको कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है वो पंजाब की जनता जो है वो देने का काम करेगी। वहां पर भी उनका बड़े लेवल पर विरोध जो है वो होता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये जरूर है कि बीजेपी नेता जो हैं वो किसानों के संपर्क में अब आते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र के साथ उनकी बैठकें करवाई जा रही हैं। मेरा सवाल है विनीत, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिस तरीके से लगातार बैठकें चल रही हैं, अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है किसानों को मनाने में और किसानों के हित में ये कानून जो है वो साबित कर देती है बीजेपी, तो बीजेपी को बड़ा यहां पर फायदा भी हो सकता है, लेकिन साफ तौर पर अकाली दल के लिए यहां पर बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर बीजेपी को जरूर फायदा हो सकता है अगर बीजेपी किसानों को मनाने में सक्षम हो पाती है, लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसको देखकर लगता नहीं कि फिलहाल बीजेपी को लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, अकाली दल की जरूर बात करें तो अकाली दल इस वक्त जरूर सख्ते में है, क्योंकि एक तरफ उसके पुराने सहयोगी रहे रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा की बात करें या फिर सुखदेव सिंह ढींडसा की बात करें, वो पार्टी से अलग हो चुके हैं। इसी तरह से कुछ और बड़े लीडर जो हैं वो पार्टी से किनारा कर चुके हैं। तो ऐसे में शिरोमणि अकाली दल को पहले ही जहां झटके लगते नजर आ रहे हैं वहां पर अब बीजेपी का साथ भी शिरोमणि अकाली दल से छूट चुका है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल भी आपको पुनः स्थापित करने की कवायद में जुटी हुई है और दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें वो भी अपने काडर को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए यह चुनाव काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का विरोध जो है वो बड़े लेवल पर होता हुआ नजर आया था। क्योंकि शिरोमणि अकाली दल का विरोध जो है वो नशों और बेअदबी के मसले पर होता हुआ नजर आता है और बीजेपी का मसला जो है वो किसानी के संदर्भ में है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव अहम रहने वाला है कि जनता इन दोनों पार्टियों को चुनाव में क्या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तरजीह देगी, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी के अपने जो नेता हैं वो भी विरोध कर रहे हैं खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर के, तो क्या ऐसे में बीजेपी के साथ जनाधार जुड़ रहा है, बीजेपी के साथ पंजाब की जनता है जो वो जुड़ेगी? देखिए, पंजाब के अंदर अगर जनाधार की बात करें तो जनाधार से फिलहाल बीजेपी जो है वो कोसों दूर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी नेताओं का बड़े लेवल पर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जनाधार तो दूर की बात है, बीजेपी नेता अगर सड़क पर निकलते हैं तब भी किसान उनको काली झंडियां दिखाते हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरह से बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आती है और उसके बाद उन पर जो कमेंट आते हैं वो सुनने वाले होते हैं। तो ऐसे में जरूर बीजेपी को कहीं ना कहीं इन कानूनों का कोई हल निकालने की जरूरत है अगर वो पंजाब में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। क्योंकि अगर सिचुएशन यही रही, यही कानून रहे और किसानों के मन मुताबिक इसमें संशोधन नहीं किया गया तो फिर बीजेपी के लिए पंजाब के अंदर चुनाव लड़ना
काफ़ी नुकसानदायक रह सकता है और इसका अंदाज़ा कुल बीजेपी को भी है। इसी वजह से बीजेपी के नेता जो हैं वो किसानों के साथ तालमेल कर रहे हैं, केंद्र के साथ बैठ के करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस विरोध के स्वरूप को किसी तरह से शांत करवाया जाए ताकि 2022 के चुनाव में बीजेपी जो है वो दूसरी पार्टियों को टक्कर दे सके। जी बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पंजाब बीजेपी ने यह फैसला लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो उसको लेकर के रणनीति बनानी होगी और जो किसानों का जो मुद्दा है उसको समझना होगा, उसका समाधान भी करना बहुत जरूरी है। अगर ये समाधान नहीं किया जाता तो बीजेपी जीरो पर भी सिमट सकती है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। उत्तर महाराष्ट्र के कद्दावर नेता जयसिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गायकवाड़ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के बेहद करीबी थे और मराठवाड़ा में पार्टी को मजबूत करने का काम भी कर रहे थे। बीड से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं गायकवाड़ और केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। वो 2 बार एमएलसी भी रह चुके हैं और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे एकनाथ खड़से ने भी अपनी उपेक्षा से परेशान होकर के पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से वो जुड़ गए। अब जयसिंह गायकवाड़ पाटिल ने पार्टी छोड़ी है तो चर्चा यही है कि वो भी अपनी उपेक्षा से परेशान थे, नाराज चल रहे थे और विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी ने उन्हें साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि साइडलाइन ही कर दिया गया था और पाटिल ने अभी तक पार्टी छोड़ने के पीछे की आधिकारिक वजह का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो अपना इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को जयसिंह राव ने अपना इस्तीफा भेजा है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो बीजेपी को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। जी जितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। एक सप्ताह पहले जहां एकनाथ खड़से ने बीजेपी छोड़ एनसीपी शामिल किए थे, वहीं मराठवाड़ा बीड से 3 बार सांसद रह चुके जयसिंह राव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी अध्यक्ष महाराष्ट्र है उन्होंने सौंप दिया है इस्तीफा। तो कहना काफी जो है कि गलत नहीं होगा कि बीजेपी की मुश्किलें महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि अब जो है कि जयसिंह राव किस पार्टी में जाएंगे, अपनी राजनीतिक शुरुआत कैसे करेंगे, इस पर जो है कि देखना होगा। लेकिन स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद अगर मराठवाड़ा की बात करें और खास करके बीड जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार का गढ़ माना जाता था, वहां वो बीजेपी के लिए काफी अच्छे काम कर चुके थे। 3 बार लगातार वहां से वो सांसद रह चुके थे। लेकिन अब बीजेपी के आपसी जो नेता है उनमें काफी मतभेद देखने को मिल रहा था और यही वजह है कि जहां पहले एकनाथ खड़से ने पार्टी छोड़ा है, वहीं अब बीजेपी के कद्दावर नेता जयसिंह राव ने भी बीजेपी को बाय बाय कर दिया है। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यातायात का दबाव काफी ज्यादा है, जिसे कम करने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे को आउटर रिंग रोड से जोड़ा जाएगा, ताकि ये दोनों एक्सप्रेसवे आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाएं। इन दोनों के आपस में जुड़ने से रोज लाखों वाहनों का राजधानी में दबाव कम होगा और सुल्तानपुर रोड के पास आउटर रिंग रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए क्लोवर लीव फ्लाईओवर वहां पर बनेगा, जिससे एक्सप्रेस वे का लिंक होगा। और ऐसे ही काकोरी के पास आउटर रिंग रोड को सीधे आगरा एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा, जिससे दोनों ही एक्सप्रेस वे आउटर रिंग रोड पर लिंक हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार इसका काम साल 2021 के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद राजधानी के यातायात का दबाव काफी कम हो जाएगा। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पुनीत, तो क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया जाना है, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं लगातार, उससे क्या कुछ फायदा राजधानी के रहने वाले लोगों को वहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा? जिस तरीके से जो एक्सप्रेस वे हैं उनको आपस में बाहर ही लिंक करने की योजना चल रही है, और इसके अलावा जिस तरीके से ये जो सड़कों का जाल वहां पर बिछाया जा रहा है, इससे जो यातायात जो जाम की स्थिति बनती है सड़कों पर, उससे तो फायदा मिलेगा ही, क्या वायु प्रदूषण पर भी इसका असर पड़ेगा?
देखिए, राजधानी लखनऊ के भीतर यातायात का जो दबाव है उसको कम करने के लिए अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए आउटर रिंग रोड बनाई जा रही है, जो 8 के शेप में है और सीधे तौर पर ये राजधानी के जितने भी बॉर्डर हैं उनको टच करेगी, ताकि जो भारी वाहन है वो राजधानी के अंदर प्रवेश न करें और हाईवे से ही एक स्थान से दूसरे स्थान को आराम से चले जाएं। इसको लेकर के सुल्तानपुर रोड के पास आउटर रिंग रोड बनाई जा रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए, और ऐसी ही एक रिंग रोड सीतापुर रोड से आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, ताकि तो ट्रैफिक का दबाव है उसको कम किया जा सके। राज्य सरकार के दोनों एक्सप्रेसवे हैं और NHAI का आउटर रिंग रोड है, ये 104 किलोमीटर लंबा रिंग रोड है, जो कुर्सी रोड से शुरू होकर वापस यानी कि 8 शेप में ये होगा, राउंड शेप में, और वापस कुर्सी रोड पर समाप्त होगा। बीच में कई जगह इसमें चढ़ने और उतरने का स्लोप बनाए जा रहे हैं, ताकि जो भारी वाहन है वो अगर किसी भी हाईवे से टच करते हुए राजधानी लखनऊ आते हैं और उनको सुल्तानपुर की ओर से आ रहे हैं और सीतापुर जाना है, तो यही आउटर रिंग रोड पकड़ करके सीधे वो जाएंगे। 5,000 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और 2021 दिसंबर तक ये बन करके तैयार हो जाएगा। जी पुनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिमाचल के सोलन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि जिलावासी कोरोना संक्रमण के नियमों का जो पालन है वो नहीं कर रहे हैं। त्योहारों के समय में बाजारों में भारी भीड़ देखी गई, सोशल डिस्टेंसिंग जिसके बारे में लोगों को काफी जागरूक भी किया गया, उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई। अब शादियों के भी कार्यक्रम है, उसे ध्यान में रखते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि CMO राजीव उपल का यह कहना है कि अब कोरोना संक्रमण आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। चिकित्सा अधिकारी ने सभी से ये अपील की है कि बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। अगर कोरोना आपको नहीं हुआ है तो आपके कारण परिवार के बच्चों या फिर बुजुर्गों में इस महामारी का जो प्रसार है वो आपकी वजह से जा सकता है और वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, बिना काम के घर से बाहर ना निकलें, उचित दूरी बनाए रखें, अधिक भीड़ भाड़ में शामिल ना हो। कि एक तो बिना काम के घर से बाहर मत निकलिए, नंबर 1। नंबर 2, घर से जब भी बाहर निकलना हो मास्क पहन के निकलिए। नंबर 3, आप अपना सोशल डिस्टेंस मतलब कि 2 गज की दूरी आपस में ज़रूर बना के रखिए। और नंबर 3, दिन में 3-4 बार हाथ अपना ज़रूर धोइए अच्छी तरह साबुन से। और किसी पब्लिक गैदरिंग में मत जाइए। शादी ब्याह में जाना है तो मतलब 40 या 50 लोग से ज़्यादा शादी ब्याह में नहीं होने चाहिए, और वहाँ भी सोशल डिस्टेंस बना के रखना है। और जो ये धाम है, खाने के कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहाँ पर बैठ के बिल्कुल भी खाना मत खाइए, क्योंकि इसको आप भूल जाइए कि ये बीमारी आपको नहीं होगी, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। और इस अगर आपको हो गई, आप यंग है, संक्रमण आपको हो गया, पर आपको। चिन्मय कौशल हमारे संवाददाता सोलन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिन्मय, क्या कुछ जानकारी है, क्या जिस तरीके से कोरोना का प्रसार लगातार बढ़ रहा है, कोरोना महामारी का, उसको रोकने के लिए क्या कुछ तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से की गई है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से चेतावनी दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसी की वजह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो ये खुलासा हुआ है कि जैसे शादियां चल रही हैं आजकल और दिवाली का त्योहार अभी आके हटा है, उससे पहले दशहरा था, उससे पहले उसके बीच में जो करवा चौथ का त्योहार रहा, तो बाजारों में अमूमन बहुत ज्यादा रश देखा गया। और रश ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां हैं वो यहाँ पर उड़ती हुई नजर आई है। और हालांकि जो जिला प्रशासन है समय समय पर अपना वो चेतावनी देता है और लोगों को जागरूक करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क डाल के रखें, हाथ सैनिटाइज करें, हाथ धोते रहें। और ये कहकर लगता है कि जो जिला प्रशासन भी थक चुका है, लेकिन वो फिर भी लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास कर रहा है कि आप तभी बच सकते हैं, अपने आपके परिवार के लोग तभी। मैं तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एनबी न्यूज़ भी आप सभी से अपील करता है कि तमाम जो एहतियात बरतने के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उनका पालन करते रहें और कोरोना से बचें। ये यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी अपने खुद की है कि कोरोना से हमें किस तरीके से बचना है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।